हेलो दोस्तों, वेलकम टू माया शेयर्स। माया शेयर्स डॉट कॉम लाया है वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य का 5th पार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य। आज हमारा टॉपिक है द बफे पार्टनरशिप लिमिटेड। द बफे पार्टनरशिप की स्थापना के समय उसमें 7 सीमित साझेदार थे, जिन्होंने साथ मिलकर कुल 1,05,000 की आरंभिक पूंजी का निवेश किया था। वफे इसमें सामान्य साझेदार थे और उन्होंने $100 का योगदान दिया था। फर्म के सीमित साझेदारों को अपने निवेश पर सालाना 6% की दर से ब्याज और उसके ऊपर निवेश में हुए लाभ का 75% हिस्सा मिलता था। वफे को बचा हुआ 25% लाभ मिलता था, परंतु वफे इसी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने साझेदारों को बताया कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से 10% अंकों से अधिक मूल्य का औसत व्यापार करना उनका लक्ष्य था। वफे ने अपने साझेदारों को वचन दिया कि निवेश के लिए चुने गए शेयरों का आधार उनका निहित मूल्य होगा, न कि उनकी लोकप्रियता, तथा उनकी फर्म पूंजी की हानि को अस्थायी रूप से न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान रखना है। पहला कि निवेश में जो भी शेयर चुना जाएगा उसका आधार उनका वैल्यू होगा, उनका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, न कि उनकी लोकप्रियता होगी। और दूसरा पॉइंट ये है, कैपिटल का लॉस, जो पूंजी की हानि है, उसको अस्थायी रूप से न्यूनतम करने पर वॉरेन बफे का एक मत था या एक वचन था कि हम लोग पूंजी की हानि को न्यूनतम करने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ में बफे की फर्म ने ग्राहम के मानदंडों पर खरे उतरने वाले शेयरों में ही निवेश किया। बाद में इस रणनीति के साथ बफे ने विलय अंतर्पणन की रणनीति भी अपनाई। विलय अंतर्पणन को फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं मर्जर आर्बिट्रेज। विलय अंतर्पणन की रणनीति में विलय से पूर्व, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विलय से पूर्व, जैसे 2 कंपनियों का मर्जर होने वाला है, तो मर्जर होने से पूर्व विलय होने वाली कंपनियों के शेयरों को परिस्थिति अनुसार खरीद अथवा बेचकर लाभ कमाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो मर्जर आर्बिट्रेज को फॉलो करते हैं वो ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं। वफे को इस रणनीति से बहुत लाभ हुआ और उन्होंने इसे अपनाकर लगभग जोखिम रहित लाभ कमाया। वफे की साझेदारी फर्म ने आरंभ से ही जबरदस्त लाभ कमाना आरंभ किया। पहले 5 वर्षों में 1957 से 1961 जहां डाउ सूचकांक में 75% की बढ़ोतरी हुई, वहीं बफे पार्टनरशिप लिमिटेड के व्यापार में 251%, सीमित साझेदारों के लिए 181% की वृद्धि हुई। वफे अपने लक्ष्य से कहीं आगे निकल गए थे। उन्होंने डाउ सूचकांक को 10% के बजाय पूरे 35% अंकों के औसत से पछाड़ दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे बफे की ख्याति बढ़ी, उनके ग्राहक बढ़ते गए। उन्होंने नए ग्राहकों के साथ अलग अलग साझेदारियां आरंभ कर दी। 1962 में वफे ने अपनी सभी साझेदारियों को एक में विलय करने का निर्णय लिया। उसी वर्ष वफे ने अपना कार्यालय अपने घर से ओमाहा के किविट प्लाजा में स्थानांतरित कर दिया, जहां वह आज भी स्थित है। इसके अगले वर्ष वफे ने एक ऐसा निवेश किया जिसने उनकी ख्याति और भी बढ़ा दी और जो आज भी उनके कैरियर के सबसे प्रसिद्ध निवेशों में से एक माना जाता है। 1960 के दशक में एक बड़ा कॉरपोरेट घोटाला सामने आया। टीनो दे एंजलिस की अध्यक्षता वाली एलाइड क्रूड वेजिटेबल ऑयल कंपनी ने कई बैंकों से करोड़ों डॉलर का उधार लिया। उधार लेने के लिए कंपनी ने अपने वनस्पति तेल के भंडार को गिरवी रखा। उसमें फर्जीवाड़ा यह था कि वनस्पति तेल के भंडार को
यथार्थ से अधिक दिखाया गया था। उसके लिए दे एंजलिस ने न्यू जर्सी में एक कारखाना स्थापित किया और उसमें 5 मंजिल ऊंचे 139 तेल रखने के टैंक बनवाए। उन टैंकों में पानी भरवा दिया गया और कुछ फुट तक सोयाबीन का तेल। चूंकि तेल पानी पर तैरता है, इसीलिए ऊपर से देखने पर लगता था कि सभी टैंकों में पूरी तरह से तेल ही भरा हुआ है। जब बैंकों की ओर से भेजे गए इंस्पेक्टर कंपनी द्वारा उधार लेने के लिए घोषित अपने तेल भंडार की सत्यता की जांच करने के लिए जाते, तो कंपनी के कर्मचारी उन्हें टैंक दिखाकर तेल की गलत मात्रा बता देते थे। जब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ, तब पता चला कि बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक लेमी, अमेरिकन एक्सप्रेस तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने एलाइड क्रूड वेजिटेबल ऑयल कंपनी को कुल मिलाकर 150 मिलियन उधार दिए थे। इस घोटाले को अमेरिका में सैलेड ऑयल स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा था। इस घोटाले से अमेरिकन एक्सप्रेस को कुल मिलाकर 58 मिलियन का नुकसान हुआ और उसके शेयरों के दाम 50% से भी अधिक गिर गए। बेन ग्राहम से वफे ने यही सीखा था कि जब भी किसी मजबूत कंपनी का शेयर उसके निहित मूल्य से कम पर उपलब्ध हो, तो मौका गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी का, जिसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो, वैसे कंपनी के शेयर कम दाम पर उपलब्ध हो जाए, तो आपको मौका नहीं गंवाना है। वफे जानते थे कि अमेरिकन एक्सप्रेस को इस घोटाले के कारण 58 मिलियन का नुकसान हुआ है, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि कंपनी के ग्राहकों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। इसे जानने के लिए वह ओमाहा नगर के विभिन्न रेस्तरां में गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट में गए। वहां उन्होंने पाया कि ग्राहक अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रसिद्ध ग्रीन कार्ड से तब भी अपने बिल का भुगतान कर रहे थे और उसके प्रयोग में कोई गिरावट नहीं आई हुई थी। वे कई स्थानीय बैंकों में भी गए और पाया कि उस घोटाले का अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवलर्स चेक की बिक्री पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। यह सब देखकर वफे अपने कार्यालय लौटे और उन्होंने तुरंत ही 13 मिलियन मूल्य के अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर खरीद डाले। यह उनकी फर्म की कुल संपत्ति का 25% भाग था। अगले 2 वर्षों में उन शेयरों का दाम बढ़कर 3 गुना हो गया और वफे की फर्म के सभी साझेदारों को कुल 20 मिलियन का मुनाफा हुआ था। जब ग्राहम और वफे का जादू, यह था ग्राहम और वफे का जादू। आरंभ में वफे ने अपने साझेदारी फर्म की निवेश गतिविधियों को निहित मूल्य से कम बिकने वाले शेयर एवं विलय अंतर्पणन की रणनीति से निवेश तक ही सीमित रखा था, परंतु 5वें वर्ष में उन्होंने पहली बार किसी कंपनी में नियंत्रण अधिकार खरीदा। इसका नाम डेपेंस्टर मिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, जो कृषि उपकरणों का निर्माण करती थी। इसके उपरांत उन्होंने न्यू इंग्लैंड की एक अत्यंत रुग्ण कपड़ा बनाने वाली कंपनी वर्कशायर हैथवे का शेयर खरीदना आरंभ किया और सन 1965 तक उन्होंने उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।